हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। मित्रों, हम सभी संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार से बनने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं और यह क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख करके चलाई गई है। यूपी टीजीटी पीजीटी में हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है। इसमें हम सभी एक एक रचनाकार, उनका जीवन परिचय, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं और उनकी जो रचनाएँ हैं, उन रचनाओं से जो भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी को इस क्लास में हम सभी देखते हैं। और इस क्रम में हम सभी जो है पहुँचे हैं दंडी की रचना को देखने। दंडी की ये क्लास हो चुकी है, दंडी, महाकवि दंडी की रचना। और हाँ, दंडी जी हैं, इनके विषय में हम सभी पढ़ चुके थे। और ये 7वीं शती का प्रारंभिक काल इनका माना जाता है। पिता वीरदत्त हैं, पितामह मनोरथ, माता इनकी गौरी हैं। और इनके विषय में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। और इनकी रचना है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है और ये भी हम लोगों ने देख लिया है अगली क्लास में, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दस कुमार चरितम की कथा का सारांश देखेंगे। मगध की राजधानी पुष्पपरी पर राजहंस का शासन था। मगध देश की राजधानी पुष्पपरी पर राजहंस का शासन था। उसके 3 मंत्री थे, एक धर्मपाल और पद्मोद्भव और शितवर्मा। धर्मपाल के 3 पुत्र हुए, सुमंत, सुमित्र और कामपाल। इनमें इनमें कामपाल यायावर मतलब यानी कि आवारा था और घर छोड़ करके चला जाता था। कौन? कामपाल। पद्मोद्भव के 2 पुत्र हुए, सुश्रुत और रत्नोद्भव। और शितवर्मा के भी 2 पुत्र हुए, सुमति और सत्यवर्मा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं और जहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसे हम सभी जो है देखते चलेंगे। सत्यवर्मा संसार की असारता से खिन्न होकर के तीर्थ यात्रा पर निकल गया। राजहंस सर्वथा सुखी होने पर भी संतानहीनता के कारण बहुत चिंतित थे। मालव नरेश मानसार ने मगध पर आक्रमण किया, जहां वह बंदी बना लिया गया। राजहंस ने मानसार का राज्य उसे लौटा दिया। मानसार अपनी पराजय स्वीकार न कर सका और शिव की आराधना से एक मारक गदा प्राप्त कर पुनः राजहंस पर आक्रमण कर दिया। आगे देखेंगे हम। मानसार से पराजित होकर राजहंस मंत्रियों तथा रानियों सहित वन चले गए। राजहंस को वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राजहंस तथा वसुमती ने पुत्र का नाम क्या रखा? राजवाहन रखा। लगभग इसी समय चारों मंत्रियों के भी एक एक पुत्र हुए तथा उनके नाम मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत और प्रबंधी रखे गए। तभी कामपाल के पुत्र अर्थपाल, रत्नोद्भव के पुत्र पुष्पोद्भव और सत्यवर्मा के पुत्र सोमदत्त भी वापस राजा के पास वन पहुंच गए। ये सारांश है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसे। इसी समय राजहंस को ज्ञात हुआ कि उनका मित्र जो है मिथिला नरेश प्रहार वर्मा शबर सेनाओं द्वारा मारा गया। प्रहार वर्मा के 2 पुत्र उपहार वर्मा और अपहार वर्मा, इनका भी पालन पोषण राजा राजहंस ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं। ये 10 कुमार बड़े हो करके दिग्विजय के लिए निकले और अपने अभियान के समय एक दूसरे से अलग हो गए। 10 कुमार, इसीलिए 10 कुमार मतलब 10 कुमार चरितम, इसीलिए 10 कुमार चरितम नाम भी पड़ा है। क्रमशः वे इस कथा के नायक राजवाहन से मिलते गए और अपनी अद्भुत कथाएं सुनाते गए। मंगलाचरण, थोड़ा सा मंगलाचरण है ये। और इसमें भगवान त्रिविक्रम है ना, भगवान त्रिविक्रम यानी कि वामन का वह चरण दंड जो ब्रह्मांड रूपी छाते के दंड के समान है, ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान कमल के नाल दंड के समान है, पृथ्वी रूपी नौका के कूप दंड के समान है, आकाश गंगा रूपी पताका के ध्वज दंड के समान है, ग्रह नक्षत्र मंडल रूप रथ चक्रों की धुरी के समान है, तीनों लोकों के जीतने के चिन्ह स्वरूप स्तंभ के समान है, या स्तंभ यानी कि खूंटे के समान है, अथवा जो राक्षसों के लिए यमदंड स्वरूप है, आपका कल्याण करे। ये मंगलाचरण है। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में भगवान विष्णु की आराधना की गई है। किसकी आराधना हुई है? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार में 3 पग पृथ्वी की याचना का वर्णन है। अंत में भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि को सुतल लोक में सानंद निवास करने का स्थान दे दिया। ये हम सभी क्या पढ़ रहे थे? हम सभी 10 कुमार चरितम का सारांश हम लोगों ने देखा। किसके कितने पुत्र थे,
है ना, किसके साथ क्या हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने मंगलाचरण देखा। ये जो श्लोक है, ब्रह्मांड छत्र दंडा शतधृति भवम भो रुहो नालदंडा छोड़ो नैकूप दंडा शरद शरदम सररित्य पट्टिका केतुदंडा। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी व्याख्या हो गई। तो यह जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें भगवान विष्णु की जो है आराधना की गई है और भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार में 3 पग पृथ्वी याचना का वर्णन इसमें किया गया है। आगे है दूसरी रचना है काव्यादर्श। ये भी बहुत पूछी जाती है। काव्यादर्श किसकी रचना है, तो दंडी की रचना है। दंडी द्वारा विरचित अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका है, अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 4 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं, 4। यहाँ से प्रश्न बन सकता है तथा श्लोकों की संख्या 660 है। प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण व विस्तृत भेद, वैदर्भी तथा गौड़ीय रीति 10 गुणों का विस्तार के साथ वर्णन है। आगे देखेंगे, थोड़ा सा है इसमें। दूसरे परिच्छेद में 35 अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। दूसरे परिच्छेद में 35 अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। तीसरे परिच्छेद में शब्दालंकारों का विशेषतया यमक अलंकार का व्यापक वर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में 10 विध दोषों का लक्षण उदाहरण है। दंडी अलंकार संप्रदाय के अनुयायी थे। इंपॉर्टेंट तथ्य है, दंडी अलंकार संप्रदाय के अनुयायी थे। दंडी को वैदर्भी और गौड़ी रीतियों के पारस्परिक भेदों को स्पष्टता दिखलाने का श्रेय प्राप्त है। अवंति सुंदरी कथा, दंडी द्वारा रचित अवंति सुंदरी बड़ी उदात्त शैली में विरचित कथा है। यह कथा ग्रंथ अधूरा उपलब्ध है। अवंति सुंदरी क्या है, अधूरा है। ठीक है, अवंति सुंदरी जो कथा है वो अधूरी है। किसकी है, दंडी की है। आगे एक रचना इनकी और मिलती है, द्विसंधान काव्य, है ना। द्विसंधान काव्य, दंडी का यह द्विसंधान काव्य श्लेष के द्वारा रामायण एवं महाभारत के दोनों कथानकों को समान पद्यों में वर्णन करता है। यह महाकाव्य आज उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये भी अधूरी है। कौन, अवंति सुंदरी कथा अधूरी है। द्विसंधान काव्य जो है उपलब्ध नहीं है। एक अगला है, लास्ट है, छंदो विचित और कला परिच्छेद। काव्यादर्श में दंडी ने छंदो विचित और कला परिच्छेद का उल्लेख किया है। तो हम लोगों ने देखा दंडी की रचना को। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना, 10 कुमार चरितम का परिचय देखा। और 10 कुमार चरितम के बाद हम लोगों ने देखा कि इनकी जो और रचनाएं थी, काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम, ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। अवंति सुंदरी कथा जो कि अधूरा है ये, और द्विसंधान काव्य जो उपलब्ध नहीं है, और छंदो विचित और कला परिच्छेद। ये हम लोगों ने आज दंडी की रचनाओं को देखा और उनके जीवन परिचय, उनके जीवन से संबंधित कुछ जो तथ्य थे उन्हें देखा। और इसके पहले भी एक क्लास दंडी पे हो चुकी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं, क्रम से एक एक टॉपिक करके हम लोग जो है पूरा संस्कृत साहित्य को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। और ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दें। इसी तरह से हम सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो लेकर के मैं उपस्थित होती रहूँगी। आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।